अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो अफ़साना सिफ़ारिश है उसकी मैं रीडिंग करूँगी, साथ साथ उसके जो है वो मुश्किल जो उसके अल्फाज हैं उनके साथ वजाहत भी करती जाऊँगी। आप सब ने जो है वो गौर से सुननी है। क्लास में तो रीडिंग में आप लोगों से करवाती हूँ, लेकिन अब चूँकि ये पॉसिबल नहीं है तो इस वजह से जो है वो मैं खुद ही से रीड कर रही हूँ। अहमद नदीम कासमी का मुख्तसरन तारुफ़ इस तरह से है, यानी जो लिखने वाले हैं जिन्होंने ये अफ़साना लिखा है वो खुद क्या हैं और क्या करते रहे हैं। तारुफ़ करवाने का मकसद ये होता है कि आप लोग मुसन्निफ़ के बारे में जान जाओ, ठीक है, कि उन्होंने इसके अलावा जो है उनका क्या-क्या उनके अदब में जो है वो कमालात रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने लिखा है, ज़िंदगी उन्होंने किस तरह से बसर की है या उनका अदबी मकाम व मर्तबा क्या है। अहमद नदीम कासमी 20 नवंबर 1916 में पैदा हुए। आप शायर, नक़ाद, ड्रामा नवीस और सहाफ़ी रहे। बतौर सहाफ़ी खिदमत सर अंजाम देते रहे। 1935 में पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया। 1929 से 1941 तक सब इंस्पेक्टर एक्साइज़ के ओहदे पर खिदमत सर अंजाम दी। 1941 से 1962 तक हफ्तावार फूल यानी ये रिसालों के नाम है, फूल, तहज़ीब निस्वां, अदब लतीफ़, सवेरा, नकूश, अमरोज़ के एडिटर रहे। 1962 में अपना माहनामा फ़नून वफ़ा, मुहीत और सॉरी माह माह 1962 में इन्होंने अपना माहनामा फ़नून निकाला। शेरी मजमूए इनके जो हैं उनके नाम इस तरह से हैं: रिमझिम, जलालो जमाल, शोला गुल, दश्ते वफ़ा, मुहीत। और जो नसर में इन्होंने लिखे हैं चीज़ें, नसरी मजमू में चौपाल, बगोले, तुलुओ गुरूब, गर्दाब, सैलाब, आंचल, आबले, आसपास, दरो दीवार, सन्नाटा, बाज़ार, हयात बर्ग, हिना और कपास का फूल जो हैं वो अहम रहे हैं। ये अफ़साना सिफ़ारिश जो है ये कपास के फूल में से ही लिया गया है। कहानी जैसे ही ख़त्म होती है, एंड पे अगर आप लोग मुलाहिज़ा करें तो छोटा सा जो है वो ब्रैकेट के अंदर कपास का फूल लिखा हुआ है। अफ़साना शुरू करते हैं। मोहल्ले की बड़ी गली के मोड़ पर 3-4 तांगे हर वक्त मौजूद रहते हैं, मगर इस रोज़ मैं मोड़ पर आया तो वहाँ एक भी तांगा नहीं था। मुझे खासी दूर भी जाना था और जल्दी भी पहुंचना था, इसलिए तांगे का इंतज़ार करने लगा। तांगे तो बहुत से गुजरे, मगर सब लगे हुए थे। अचानक मैंने फ़ीके कोचवान को अपनी तरफ आते देखा तो पुकारा, भई फ़ीके, तांगा कहाँ है, तांगा लाओ। फ़ीका इसलिए लिखा है कि अमूमन कोचवानों के नाम जो हैं वो इसी तरह के फ़ीका, सदीक़ा, शौक़ा इस तरह के जो है वो लिए जाते हैं। उनको उनके सही नाम से रफ़ीक, सिद्दीक़ या शौकत वग़ैरह या शौकत साहब इस तरह से कह के जो है वो कोई नहीं बुलाता। तांगा तो बाबूजी आज नहीं जोड़ा है, फ़ीके ने जवाब दिया। मैंने देखा कि फ़ीका जो कोचवान का कोचवान और पहलवान का पहलवान था, इसने आज शेव भी नहीं बनवाया था और इसकी आंखें भी सुरमे से महरूम थी और बोटी की तरह सुर्ख हो रही थी। क्या बात है फ़ीके, मैंने पूछा। वो बोला, बाबूजी एक काम है। हाँ हाँ कहो। मैंने कहा, काम ये है बाबूजी कि आप मेरे बाबा को तो जानते हैं ना। फ़ीका बोला, इसकी एक आंख चली गई है। ओहो, मुझे दुख हुआ। कैसे गई, क्या हादसा हुआ? जी नहीं। फ़ीके के चेहरे पर भूलपन का छींटा पड़ गया, यानी मासूमियत उसके चेहरे पर जो है वो छा गई। लाल लाल तो वो हर वक्त रहती थी और इसमें से पानी बहता रहता था। आप तो जानते हैं कि आप तो बाबा के साथ कई बार तांगे पर बैठे हैं। तो बाबूजी कल क्या हुआ कि बाबा मिस्त्री शाम में से गुजरा तो एक हकीम सुरमा बेच रहा था। बाबा ये सुरमा ले आया और हमें बताया कि इससे आंख की लाली जाती रहेगी। हकीम ने खुदा रसूल की कसम खा के कहा, और ये भी कहा है कि ना जाए तो क़यामत के दिन मुझे गर्दन से पकड़ना। ये थोड़ा सा तंज़ किया गया है। जो हमारे यहाँ चीज़ें बेचते हैं और ख़ास तौर पे मज़हब का सहारा लेके, खुदा रसूल का नाम लेके चीज़ें बेचते हैं और मासूम लोगों से जो है वो पैसे निकलवाते हैं, और वो चीज़ें उनकी फ़ेक होती हैं, यानी जाली होती हैं। और अब वो हकीम के बारे में कह रहे हैं कि उसने जो है वो एक तो इतना बड़ा दावा किया, कसम खाई और ये दावा कर दिया कि क़यामत के दिन मुझे गर्दन से पकड़ना। मैंने भी कह दिया कि हकीम खुदा रसूल को बीच में ला रहा है तो ज़रा सा लगा ले। अम्मा ने भी यही सलाह दी। उसने लुकमान हकीम हिकमत का बादशाह पढ़ा और आंख में सिलाई फेर ली। बस फिर क्या था बाबूजी, कसम खाकर कहता हूँ जब से अब तक आंख लगी हो। बाबूजी आप थक तो नहीं गए? सिगरेट वाले की कुर्सी उठा लाऊं? इस वक्त फ़िका मुझे ऐसा लगा जैसे इसके चौड़े चकले सीने पर गुड्डे का हैरान सर रखा हुआ है। मैंने कहा, तुम भी हद करते हो फ़िके, आप आगे भी कहो ना। गुड्डे का हैरान सर रखा हुआ है, यानी ये उससे जो है वो फ़ीका बिल्कुल मासूम सा लगा। बज़ाहिर वो चौड़ा चकला, सेहतमंद और पहलवान टाइप जो है वो जिस्म का मालिक था। फ़ीके की आंखों में ममनूनियत की नमी जागी, यानी एहसानमंद हुआ, और वो बोला, बस बाबूजी खुदा आपका भला करे। रात तो चीख चाक के गुजार दी। फिर सुबह को मोहल्ले के सारे कोचवान इकट्ठे हुए तो इनमें से चाचा शीदे ने कहा कि पोस्त के डोडे पानी में उबालो और इसी पानी से आंख दो। दो ही बार बाबा इसी तरह तड़पता तड़पता रहा। फिर किसी ने कहा कि पालक का साग उबाल
पाल कर बांधो, बांधा और जब खोला तो बाबा ने साफ कह दिया कि अब क्या जतन करते हो, आँख का दिया तो बुझ गया। अब ये है, इन्होंने जो है वो पोस के डोडे और पालक का साग मोहल्ले वालों ने या आस-पास आस-पड़ोस वालों ने जो है वो मशवरा दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी रिवायत जो है वो हमारी सोसाइटी का या समाज का हिस्सा है कि जब भी किसी को कोई मसला होता है तो उसको जो है वो बहुत सारे टूने टोटके वगैरह भी बताए जाते हैं, चाहे वो उसके लिए नुकसानदेह ही साबित हों। हमारे घर में तो पटस पड़ गई, यानी रोना पीटना पड़ गया और उसे एक अस्पताल में ले गए, फिर दूसरे में ले गए, दोनों में जगह ना थी। दोपहर को राजगढ़ के एक कोचवान ने बताया कि उसका साला म्यू अस्पताल में चौकीदार है, उसकी सिफारिश से जगह तो मिल गई पर बरांडे में। वो भी कोई ऐसी बात नहीं, पर बाबूजी शाम होने को आई है और अभी तक कोई डॉक्टर तो क्या कोई नर्स भी इधर नहीं आई। अब ये देखें कि सिफारिश जो है वो उन्वान रखा हुआ है अफसाने का, और आपको जो है वो इसमें मरकजी ख्याल जो है वो सिफारिश ही नजर आएगा कि हमारा जो मुआशरती सिस्टम है, हमारे यहाँ काम निकलवाने के लिए सिफारिश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखें कि अस्पतालों में जो है वो बुजुर्ग को जगह नहीं मिल रही थी, उसके वो जो फ़िका कोचवान है उसके वालिद को, और किसी दूसरे कोचवान का जो साला म्यू अस्पताल में चौकीदार है उसकी सिफारिश पर जो है वो उसको जगह मिली है। और ये चीज़ जो है वो आगे भी इस सिफारिश को जो है वो मैं वाज़ेह करूँगी। अच्छा जी, आगे है, आप साहब लोग हैं, ये देखिए हाथ बाँधता हूँ, मेरे साथ चलकर किसी डॉक्टर से क्या ये कह दीजिए कि सदीक़ मरीज़ को ज़रा-सा देख ले। मैंने कहा वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल जब्बार, इनसे मेरा सलाम कहो, काम हो जाएगा। ना हुआ तो कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, इस वक़्त में एक दावत में जाना है। नाम याद कर लो, डॉक्टर अब्दुल जब्बार। फ़िका मेरे बहुत से शुक्रिया अदा करके चला गया। फिर मुझे एक खाली तांगा मिल गया। जब तांगा म्यू अस्पताल के सदर दरवाजे के सामने से गुज़रा तो मैंने देखा कि फ़िका एक चौकीदार से बातें कर रहा है। ज़ाहिर है डॉक्टर जब्बार का पता पूछ रहा होगा, और एक बार जी में आई कि अस्पताल जाकर जब्बार साहब से कह दूँ, मगर अब तांगा आगे निकल गया था और मुझे पहले ही देर हो गई थी। कुछ दूर जाकर घोड़ा फिसल कर गिरा और 10 मिनट तक गिरा रहा। फिर जब उठा तो चलने लगा तो यकायक जब्बार साहब का स्कूटर मेरे तांगे के करीब से जान से गुजर गया। जब्बार साहब, मैं चिल्लाया, मगर जब्बार साहब मेरी आवाज़ से तेज़ निकले। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कल कह दूंगा, कल पहला काम ही यही करूंगा। रात को मैं घर वापस आया तो मालूम हुआ कि फ़िका कोचवान आया था और कह गया था कि बाबू आए तो मुझे बुला लें। मैंने सोचा इस वक्त कौन बुलाए, अगर जब्बार साहब अस्पताल ही को जा रहे थे और फ़िके का काम हो गया तो शुक्रिया, सुबह कबूल कर लूंगा। अगर काम नहीं हुआ तो जो भी कोशिश होगी वो सुबह को हो जाएगी। सुबह को मैं अभी बिस्तर से नहीं निकला था कि फ़िके ने दरवाज़ा खटखटाया। मालूम हुआ कि रात जब्बार साहब ड्यूटी पर नहीं थे, इनकी ड्यूटी आज दिन की है। यानी तुम्हारा बाप दिसंबर की सर्दी में बरामदे ही में पड़ा रहा। मैंने अपने अंदाज में तशवीश ज़ाहिर की। जी हाँ, वो बोला, मगर ये तो कोई ऐसी बात नहीं बाबूजी, आपने हमारा घर नहीं देखा, 10 साल से छप्पर में पड़े हैं। और यहाँ उन्होंने जो है वो माशरती गुर्बत वो को भी जो है वो दिखाया है कि ना तो इन गरीबों को जो है वो अस्पताल में कोई मुनासिब जगह मिलती है, और इसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट की सहूलतें तो इनके लिए जो है वो वैसे ही अवेलेबल नहीं होती। वो तो गवर्नमेंट के चंद लोग होते हैं जो इनसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इनके घर भी जो है वो भी रहने के काबिल नहीं हैं। यानी 10 साल से वो लोग छप्पर में पड़े हुए हैं, और जिसके आसपास जो हैं वो दीवारें नहीं हैं, और सीधी सर्दी का उनको सामना करना पड़ता है। वो तो चली गई बाबूजी, फ़िका यूँ बोला जैसे इसके बाप की आँख को ज़ाया हुए बरसों गुज़र चुके हैं। मैंने कहा जब आँख जा ही चुकी है तो बेचारे बुड्ढे को अस्पताल में क्यों घसीटते फिरते हैं, वक़्त भी ज़ाया होगा, रुपया भी ज़ाया होगा। फ़िका बोला, बाबूजी क्या पता आँख के किसी कोने खुदरे में बिनाई का पूरा पड़ा रह गया हो। देखिए चूल्हा बुझ जाता है तो जब भी देर तक राख में हाथ नहीं डालते, क्या पता कोई चिंगारी सुलग रही हो। मैं इस बात से चौंका। आज तक फ़िके ने मुझसे सिर्फ़ चारे की महँगाई और आटे में मिलावट के मौज़ू पर बातें की थी। फिर वो आज़ी से बोला, ज़रा सा मेरे साथ चलिए। मेरे जिस्म में नींद अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। फिर नहाना था, शेव करना था, चाय पीनी थी। मैंने कहा मैं तुम्हें अपना कार्ड दे देता हूँ, वो डॉक्टर जब्बार को दिखा दो, बड़े यार आदमी हैं, फटाफट काम कर देंगे। तुम्हारा बाप एक बार वार्ड में चला जाए, फिर इलाज के लिए तो मैं खुद जाकर कहूँगा। वो मुझसे कार्ड लेकर यूँ चला जैसे दुनिया जहान की दौलत समेटे लिए जा रहा। मैंने कार्ड पर लिख दिया था, जब्बार साहब इसका काम कर दीजिएगा, ये बेचारा बड़ा ही गरीब आदमी है, दुआएं देगा। और मुझे यकीन था कि काम हो जाएगा। डॉक्टरों को तो सिर्फ इतना ही देखना था कि आँख पूरी तरह बुझ गई है या थोड़ी बहुत रमक बाकी है, यानी थोड़ी-सी जो है वो उसमें कोई चमक या कोई जो है वो बाकी है, उसके आप कोई इलाज हो सकता है। मैं दिन भर घर से गायब रहा और फ़िका दिन भर मेरे घर के चक्कर काटता रहा। शाम को उसने मुझे बताया कि जब्बार साहब बैठे तो हैं पर कोई अंदर नहीं जाने देता। कहते हैं बारी से आओ, मेरी बारी आती नहीं। घुटना पजामे में से झाँक रहा हो तो बारी कैसे आए बाबूजी। ये भी एक बहुत बड़ा माशरती अलमिया है। हमारे समाज में जो इज़्ज़त है उसके लिए जो मेयार है वो स्टेटस है। अच्छा कपड़ा है, अच्छा जो है वो घर है या गाड़ी है, या गरीब आदमी की जो है वो कोई बात सुनने का भी रवादार नहीं होता। स्पेशली जब आपके कपड़े फटे हुए हों तो फिर तो जो है वो कहीं पर आपके लिए काम करवाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता है। फ़ीके ने मुझे एक बार फिर चौंका दिया।
ना जाने पहलवान फीके के अंदर ये हसास फीका इतने बरसों से कहाँ छुपा बैठा था। मैंने वादा किया कि कल ज़रूर चलूँगा, अब तो शाम हो गई है। दूसरे दिन सवेरे ही मुझे शेखुपुरे जाना पड़ गया। रात को वापस आया तो मालूम हुआ कि फ़ीका आया था। इसके बाद 3 दिन तक मैंने ज़्यादा वक़्त घर में गुज़ारा मगर फ़ीका ना आया। चौथे रोज़ मैंने गली के एक मोड़ पर एक कोचवान से फ़ीके के बाप का पूछा तो मालूम हुआ इसे वार्ड में जगह मिल गई है। इतने में फ़ीका भी आ निकला। मुझे ज़रा सी नदामत थी इसलिए झूठ बोलना पड़ा। क्यों? फ़ीके जब्बार साहब ने काम कर दिया था ना, वो बोला। मगर बाबूजी वो तो मुझसे मिले ही नहीं। मैंने फ़ौरन कहा मैंने इन्हें फ़ोन कर दिया था। फ़ीके का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया और उसकी आंखों में ममनूनियत की नमी जाग उठी। जब भी मैं कहूँ नर्स बार बार ये क्यों कह रही थी, देखो बुड्ढे को तकलीफ़ ना हो। मैं यानी सिफ़ारिश की वज़ह से जो है वो दूसरों के हमदर्दियाँ भी बढ़ जाती हैं और दूसरे जो हैं वो सिफ़ारिश की बदौलत जो है वो अपना रवैया भी तब्दील कर लेते हैं। सिफ़ारिश हमारे कल्चर में, हमारी सकाफ़त में इस हद तक जो है वो रच बस चुकी है। फिर मैं वहाँ से चला आया। मेरे कदम आहिस्ता-आहिस्ता उठ रहे थे मगर ज़हन जैसे शिकस्त खाकर भागा जा रहा था। रात को नींद ने नदामत दूर कर दी मगर सुबह ही फ़ीका दरवाज़े पर मौजूद था। बोला आपकी मेहरबानी से दाखिला तो मिल गया था पर अब उन्होंने बाबा को कोट लखपत के अस्पताल में भेज दिया है। ये तो बड़ा गज़ब हो गया बाबूजी। आज मैं अम्मा को साथ लेकर गया। 2 रुपए गुल हो गए, कुछ हो सके तो कीजिए। यानी गरीब आदमी के लिए दूर आना-जाना भी जो है वो मसला होता है। उसके लिए किराया वग़ैरह और दूसरी अखराजात जो है वो निकालेगा या अपनी रोज़ी-रोटी का बंदोबस्त करेगा। मैंने कहा मैं अभी जाकर डॉक्टर जब्बार को फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन भी किया मगर डॉक्टर साहब मिल ना सके। मगर फिर मसरूफ़ियतों में बात आई गई होगी। 5-6 रोज़ बाद मैंने फ़ीके को देखा तो सोचा कि नज़रें चुरा लूँ और साथ वाली गली में मुड़ जाऊँ, वहाँ से भाग निकलूँ। मगर फ़ीका लपक कर मेरे पास आया और बोला बाबूजी समझ में नहीं आता आपके किस-किस एहसान का बदला उतार दूँ। झूठ ने मेरी नदामत को कान से पकड़कर एक तरफ हटा दिया। वापस आ गया ना तुम्हारा बाबा? फ़ीका बोला वापस भी आ गया, ऑपरेशन भी हो गया, जुमे को पट्टी खुल रही है, दुआ कीजिए। मैंने कहा अल्लाह रहम करेगा। फिर वो जुमे की शाम को आया तो बोलते ही ज़ार-ज़ार रोने लगा। बाबूजी गज़ब हो गया, पट्टी खुली तो पता चला एक आँख तो गई थी, दूसरी पर भी असर पड़ गया है। कहते हैं अब पहले ऑपरेशन का ज़ख्म मिले तो दूसरा ऑपरेशन होगा और दूसरी आँख का भी होगा। मैंने इसे तसल्ली दी और उसे साथ ले जाकर सामने एक दुकान से डॉक्टर जब्बार को फ़ोन किया मगर बदकिस्मती से वो फ़ोन पर मौजूद ना थे। फिर मैंने इससे वादा किया कि कल जाकर डॉक्टर जब्बार से मिलूँगा। वो अस्पताल में ना हुए तो उन्हें घर में जाकर पकड़ूँगा। दूसरे दिन मैं जा तो ना सका, अलबत्ता डॉक्टर जब्बार को फ़ोन ज़रूर किया, वो फिर गायब थे। इधर फ़ीका भी गायब हो गया। शायद दौड़ आई। हफ़्ते के बाद दरवाज़े पर दस्तक हुई और नौकर ने आके बताया कि फ़ीका कोचवान आया है। मैंने भी इसे खिड़की में से देख लिया, बिल्कुल हल्दी हो रहा था। मैंने नौकर से पूछा क्या तुमने इसे बता दिया कि मैं मौजूद हूँ? जी हाँ, नौकर बोला। बस मेरे मुँह से निकल गया। ये है कि जब ये भी हमारे समाजी रवैयों में से है कि जब हम किसी का काम नहीं कर पाते हैं तो फिर बाज़-औक़ात हम घर में मौजूद भी हों तो ये दिखावा करते हैं कि हम घर में मौजूद नहीं है, चाहे हमें बच्चों से कहना पड़े या मुलाज़मों से कहना पड़े। तो इसी तरह का जो है ये भी दिखावा कर रहे हैं यहाँ पर जो मरकज़ी किरदार हैं अफ़साने में। बड़े अहमक आदमी हो, मैंने इसे डाँटा और कहा जाओ कह दो कपड़े बदल रहे हैं आते हैं। कपड़े तो मैंने बदल रखे थे, अलबत्ता मैं तेवर बदलने की कोशिश करने लगा। फिर अचानक ख़्याल आया कि कितना छोटा आदमी हूँ, 2 पैसे या 2 रुपए, ये चलो 2 लाख की बात भी नहीं, वो 2 आँखों की बात है और मैं झूठ बोले जा रहा हूँ। मुझे फ़ीके के सामने एतराफ़ कर लेना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। फिर मैंने वो फ़िक्रे सोचे जो मुझे फ़ीके के सामने इस अंदाज़ से अदा करने थे कि इसे सच्ची बात भी मालूम हो जाए और उसे दुःख भी ना हो। मैं बाहर आया तो फ़ीका बोलते ही ज़ार-ज़ार रोने लगा, बाबूजी कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। इसकी आवाज़ बर्रा गई। मेरे सोचे हुए फ़िक्रे एक दूसरे से गुत्थम-गुत्था हो गए। बमुश्किल मैंने कहा फ़ीके ये है फ़ीके, की बात ये है। आँसुओं से भीगा हुआ बच्चों की तरह गोल-गोल सुर्ख़ चेहरा लिए फ़ीका उठा और बोला बाबूजी कुछ समझ में नहीं आता। मैं शुक्रिया अदा करूँ तो कैसे करूँ? मेरा बाबा ठीक हो गया है, इसकी दोनों आँखें ठीक हो गई हैं। उसे बीनाई अल्लाह ने दी है और आपने दी है। आपने मुझे ख़रीद लिया है बाबूजी, कसम खुदा की मैं उम्र भर आपका नौकर रहूँगा। और मैंने एक बहुत लंबी, बहुत गहरी साँस लेकर कहा कोई बात नहीं फ़ीके, कोई बात नहीं। हाँ जी, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कपास के फूल में से जो है ये अफ़साना सिफ़ारिश लिया गया है और सिफ़ारिश जो है वो इसका मरकज़ी ख़्याल है अफ़साने का कि यहाँ पर हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में कोई भी काम निकलवाने के लिए सिफ़ारिश का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर अफ़साना पढ़ने के बाद जो है वो एक और चीज़ सामने आती है कि हमारा जो है वो ये समाजी रवैया तो इस तरह का बन चुका है कि सिफ़ारिश के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात काम हमारे जो हैं वो खुद से भी हो जाते हैं, जिसका क्रेडिट जो है वो हम सिफ़ारिश वालों को दे देते हैं।